करने के लिए मशीन नहीं चाहिए, वो कोल्हू चाहिए लकड़ी वाला, वो कहीं भी संभव है। ऐसे हमने लिस्ट किया तो 100 उद्योग हैं जो गांव-गांव चल सकते हैं। बस समस्या इतनी है कि उनकी शुरुआत कराने के लिए जो पूंजी चाहिए, इनिशियल पेड अप कैपिटल, वो हमें मिल जाए तो। और वो पूंजी कहां से मिलेगी? स्विस बैंक का जो पैसा आ जाएगा उसमें से निकालेंगे। और मैंने इसका हिसाब निकाला कि ऐसे 100 उद्योग गांव-गांव शुरू हो जाएं तो 35 से 40 करोड़ गांव के नागरिकों को रोजगार इसमें मिल जाएगा पूरे देश में। तो जो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार है ना, वो यहां खपत हो जाएंगे। और ये 40 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिला तो इनकी गरीबी खत्म, बेरोजगारी खत्म, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो डिमांड खड़ी करेंगे मार्केट में। फिर उस डिमांड की पूर्ति के लिए नए उद्योग लगेंगे, फिर उन नए उद्योगों में रोजगार मिलेगा, तो ये देश की गाड़ी चल पड़ेगी। हर साल हम 1,80,00,000 नए रोजगार इस देश में खड़े कर पाएंगे। और दुर्भाग्य या सौभाग्य, हर साल इस देश में 1,80,00,000 ही नए बच्चे पैदा होते हैं। तो बेरोजगारी दर हम घटा सकते हैं, ऐसी योजना है। फिर इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? इसमें हिंदुस्तान के हर गांव में 100 उद्योग हमें लगाने हैं, मुश्किल से 10 से 15 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। फिर हम दूसरे कदम पे बढ़ेंगे, हर गांव में स्कूल चाहिए, पाठशाला चाहिए, हर गांव में हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हर गांव में मेडिसिन चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए। हमारी तो तैयारी ये है कि एक एक गांव में 1-1 मेगावाट का पावर स्टेशन लगा दें। 4.5 करोड़ का खर्चा है, बहुत अधिक तो 5 करोड़ का, 6 करोड़ का। और 1 मेगावाट का पावर स्टेशन लग जाए तो बीच के 100-200 गांव के लिए पर्याप्त है। अभी हम बड़े बड़े पावर स्टेशन लगाते हैं, 400 मेगावाट के, 500 मेगावाट के, 600 मेगावाट के, छोटे भी लग सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, 4 मेगावाट के। मैं बहुत बात करता हूं नेताओं से। एक मंत्री है हमारे देश में, ऊर्जा मंत्री, वो महाराष्ट्र के हैं, मैं भी महाराष्ट्र का हूं। मैंने एक बार उनसे कहा कि 2-2, 3-3 मेगावाट के पावर स्टेशन क्यों नहीं लगा सकते? उन्होंने कहा लगा तो सकते हैं, लेकिन इसमें खाने पीने का तो कुछ नहीं। अब बड़ा पावर स्टेशन लगेगा 400 मेगावाट का, 600 मेगावाट का, तो 4.5-5 करोड़ के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा, हजारों करोड़ का बजट होगा, तो 10-20% मिलेगा नेताजी को, और नेताजी के नीचे वालों को तो कुछ तो आएगा। अब आप कहते हो 1 मेगावाट का लगा लो, वो है ही 4.5 करोड़ का, कहां खाएंगे, क्या बिछाएंगे? तो वो कहते हैं लग तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है। तो हमको तो ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हम तो कह रहे हैं छोटे छोटे पावर स्टेशन लगाओ, जहां थर्मल लग सकते हैं वहां थर्मल लगाओ, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक लग सकते हैं वहां वो लगाओ। हिंदुस्तान में 20 नदियां हैं जहां पूरे साल पानी है, तो वहां हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर सकते हैं, बिजली की व्यवस्था पूरी हो सकती है। और अभी बिजली में तो आप जानते हैं 33 से 35% तो ट्रांसमिशन लॉस है। हम इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। अभी होता यह है कि बिजली पैदा होती है हजारों वोल्ट की, फिर वो ट्रांसमिट होती है, फिर वहां जाके स्टेप डाउन करना पड़ता है, तब जाके हम यूज कर सकते हैं। यूज तो 110, 105 वोल्ट ही करते हैं, 120 वोल्ट करते हैं, पैदा तो 11,000 वोल्ट की होती है। तो इसको नीचे लाने में जो खर्चा कर रहे हैं फालतू का, तो हम तो कह रहे हैं थोड़े छोटे स्टेशन बना लो, कम वोल्टेज की बिजली पैदा करा लो, वो घरों के काम में ले लो, और ये बड़ी बिजली है वो उद्योगों के काम में और रेल के काम में ले लो, इसको अलग अलग कर दो। अभी मुश्किल क्या हो रही है? बिजली पैदा होती है यहां, इस्तेमाल होती है 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर, तो फालतू में इतना क्यों खर्चा करना? जहां पैदा हो वहीं इस्तेमाल करो ना। बिजली तो एक ऐसी ही चीज है, जहां पैदा हो वहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, तब इसका खर्चा घटेगा। और मैंने पढ़ा, जाना, सीखा, देखा, जर्मनी में ऐसा है, फ्रांस में ऐसा है, बहुत देशों ने ऐसा किया हुआ। अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, फालतू खर्चा घटाने के लिए उन्होंने किया हुआ। हम भी कर सकते हैं। जर्मनी में तो इतना अद्भुत है, महिलाएं संभालती हैं बिजली का सारा मोर्चा। जितने पावर स्टेशन जर्मनी में है ना, मैक्सिमम पावर स्टेशन में महिलाएं हैं, सारी होल सोल चीफ, ऊपर से नीचे तक।
एक बार मैंने पूछा एक जर्मन आदमी को, ये क्यों? तो उन्होंने कहा वो सेंसिटिव ज्यादा है, इसलिए हमने वहां लगा रखा उनको। तो उनको इतनी अकल है तो हमको भी है, हम भी कर सकते हैं। तो बिजली का काम हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया, 2.5-3 लाख करोड़ से ज्यादा की जरूरत नहीं है। शिक्षा का हिसाब जोड़ा, उद्योगों का जोड़ा, सैनिटेशन का जोड़ा, चिकित्सा का जोड़ा, सब पूरा खर्चा करें तो 50 लाख करोड़ में हर गांव इस देश का वैसा ही हो सकता है जैसे शहर की सारी सुविधाएं हर गांव में हो सकती है। और शहरी सुविधाएं गांव में हो जाएं तो शहर खाली हो जाएंगे, सब शहर वाले गांव में वापस चले जाएंगे। कौन रहेगा झुग्गी झोंपड़ियों में फिर? अभी तो गांव के लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन बिताते हैं। नरक का जीवन है, जहां आप रूमाल नाक पर रख के 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहां लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है इस देश में। और 65% आबादी हमारे देश की झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है। हमें इस आबादी को गांव में वापस भेजना है, ये तभी संभव है। तो सारे देश के विकास का काम 50 लाख करोड़ में हो जाएगा। अब बच गया 60 लाख करोड़। अब क्या करें इसका? उस बचे हुए पैसे को हम कहेंगे कि भाई फिक्स डिपॉजिट में डाल दो भारत माता के नाम से, तो 10% का भी ब्याज मिलेगा, तो साल का ब्याज 6 लाख करोड़ हो गया। अब ये 6 लाख करोड़ इतना ब्याज है कि हम पूरा बजट बना सकते हैं, एक पैसा भी टैक्स लगाए बिना टैक्स का बजट। टैक्स खत्म कर दो, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, वैल्यू एडेड, सब टैक्स खत्म करो। और जो स्विस बैंकों से आए हुए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखा, उसके ब्याज के पैसे से देश का बजट चला लो। टैक्स सब खत्म हो जाए, हर चीज की कीमत 70% घट जाएगी। जो चीज आपकी 10 रुपए की है वो 3 रुपए की हो जाएगी, जो 100 रुपए की है वो 30 रुपए की हो जाएगी, जो 1000 रुपए की है वो 300 रुपए की हो जाएगी। जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को दाल खाने को मिल जाएगी, सब्जी खाने को मिल जाएगी। अभी तो दाल हिंदुस्तान के गरीबों की थाली में से दूर हो गई है, क्योंकि 65 रुपए किलो है, कैसे खाएं? 80 रुपए किलो है। तो हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अपना जीवन आसानी से बिता सके। महंगाई कम हो, इन्फ्लेशन कम हो। इन्फ्लेशन कम हो तो कम आमदनी में भी मजे से जीवन चलेगा आपका। अभी आपके महीने के 10,000 भी कम पड़ते हैं आपको, फिर 5,000 से भी कम में घर खर्च आसानी से चल जाएगा। ये काम हम करना चाहते हैं। और एक काम करना चाहते हैं, ये सारा पैसा जो स्विस बैंक से आ जाएगा तो ये सब डॉलर्स में आएगा, रुपए में हम नहीं लाने वाले। क्यों लाएं रुपए में? गया है डॉलर्स में तो डॉलर्स में ही लाएंगे। और अच्छा हो सोने में दे दो हमको, डॉलर भी नहीं चाहिए, सोना दे दो। स्विट्जरलैंड के पास इतना सोना है नहीं, वो दिवालिया हो जाएगा, तो वो देंगे तो डॉलर्स में ही देंगे। तो ये सारा धन जब डॉलर्स में आएगा तो मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स का फ्लो बढ़ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डॉलर्स की डिमांड हिंदुस्तान की इकोनॉमी में घट जाएगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा डॉलर जब आपके पास आ जाएगा तो डिमांड क्यों रहेगी इतनी। जब डॉलर की डिमांड घटेगी तो डॉलर की कीमत भी घटेगी, और डॉलर की कीमत घटेगी तो रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी $1 में 50 रुपया है, हो सकता है ये सारा धन आने के बाद $1 में 1 रुपया हो जाए, हो सकता है $1 में 7 रुपया हो जाए, लेकिन होने वाला तो है। अब डॉलर जितना घटेगा और रुपया जितना बढ़ेगा, हमारा लिया हुआ विदेशी कर्ज उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? हमने विदेशी कर्ज लिया $1 में 50 रुपए के हिसाब से, और कल को $1 में आ गया 7 रुपया, तो हमें तो पेमेंट करना है 7 रुपए के हिसाब से, तो कर्जा कम हो गया, कर्जे का ब्याज कम हो गया। कर्जा कम, कर्जे का ब्याज कम, तो भारत से पैसा जाना और कम हो गया। तो देखो कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक मजे का काम होगा, डॉलर अगर कम हुआ, रुपया बढ़ा, तो एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगी हमारी। अभी हम 50 रुपए का माल बेचते हैं तो $1 मिलता है, फिर 7 रुपए का ही माल बेच के डॉलर मिल जाएगा। हो सकता है 1 रुपए का माल बेचने में ही $1 मिल जाए। तो मैं तो सपना देखता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट इनकम हो सकता है 50 गुनी बढ़ जाए, और इंपोर्ट का खर्चा घट जाएगा, क्योंकि रुपया मजबूत हो जाएगा।
तो इंपोर्ट का खर्चा घटा और एक्सपोर्ट की आमदनी बढ़ी, तो व्यापार में जो सरप्लस है वो हमारे फेवर में हो जाएगा। और ट्रेड सरप्लस अगर हम कर पाए तो सारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमको सलाम करेगी, जैसे चाइना को सलाम करते हैं, क्योंकि चाइना ट्रेड सरप्लस वाला देश है। सारी दुनिया झुक के सलाम करती है चाइना, अमेरिका भी सलाम करता है चाइना। तो हमारी हैसियत भी चाइना जैसी हो सकती है, और हो सकता है थोड़े दिन में हम चाइना के भी आगे निकल जाएं। ये सब कुछ हो सकता है अगर हम सब इकट्ठे होकर करने का संकल्प करें तो। और एक दो छोटी बातें बताता हूं और क्या क्या हो सकता है। जैसे ही रुपए की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत घटी, तो भारत की सारी संपत्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी महंगी हो जाएगी, सारी संपत्ति। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात समझाऊं। हम अभी आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, $1 में 50 रुपए है, तो हमारा आयरन ओर बिकता है 15 पैसे किलो। और जब $1 में 1 रुपया हो जाएगा तो यही आयरन ओर बिकेगा 7 रुपए किलो लगभग। तो अभी जितना आयरन ओर एक्सपोर्ट करके हम कमाई करते हैं, बहुत थोड़े आयरन ओर में उतनी ही कमाई हमारी हो जाएगी। और फिर तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आयरन ओर क्यों बेचें, स्टील बना के बेचेंगे ना, आयरन ओर क्यों बेचें, बॉक्साइट क्यों बेचें, एल्यूमिनियम बना के बेचेंगे, हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। तो पॉलिसीज में हमें कुछ कुछ चेंज करा के, इकोनॉमिक लेवल पे कुछ कुछ चेंज करा के, कुछ चेंजेस हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं, कुछ चेंजेस हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं, ये सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं और इस देश को एक हंसता खेलता खुशहाल समृद्धि वाला संपत्ति वाला देश बना सकते हैं, जो अभी गरीब देश की गिनती में है। और बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपको और छोटी छोटी बात बताऊं, डॉलर रुपया बराबर हो जाए ना तो 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए का मिलेगा आपको, 1 लीटर डीजल 13-14 रुपए का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना और वापस न्यूयॉर्क से दिल्ली आना मात्र 3-4 हजार रुपए में हो जाएगा, जो अभी 90,000 में होता है। इतनी चीजें सस्ती हो जाएंगी। आपके बेटे या बेटी को इंजीनियरिंग कराना पड़ता है तो 5 साल में 12-15 लाख खर्च हो जाता है, फिर मुश्किल से 25,000 खर्चे में ही आपका बेटा इंजीनियर हो जाएगा। MBBS की पढ़ाई करानी है 50-60 हजार में हो जाएगी। सारी महंगाई उसी हिसाब से कम होगी जिस हिसाब से रुपए की कीमत बढ़ेगी। आपको नहीं लगता राम राज्य आ जाएगा? आप बोलोगे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों दिखा रहे हो, ऐसे ही कहोगे ना। मेरा ये कहना है कि दुनिया में हर हकीकत पहले एक सपना ही होती है, हम जब उस पर काम करने लगते हैं तो वो सपना हकीकत में बदल जाता है। जर्मनी दोनों देशों के नागरिकों ने 45 साल सपना देखा था कि हम एक होंगे, एक होंगे, एक होंगे। 45 साल के बाद एक हुए। अमेरिका के लोगों ने 250 साल सपना देखा कि एक काला आदमी हमारा राष्ट्रपति बनेगा, बनेगा, बनेगा। मार्टिन लूथर किंग के जमाने से, अब्राहम लिंकन के जमाने से बात चल रही थी, अब बन गया। बस इतना ही है, सपना देखा जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है तो हकीकत में बदल जाता है। अभी ये सपना है, थोड़े दिन में हकीकत होगा। आप सब हम सब मिल जाएं तो ये हमें करना है। और एक छोटा सा काम करना है कि इस हिंदुस्तान में रुपए की कीमत बढ़ा के, डॉलर की कीमत घटा के हम एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। वो क्या? हमारे देश में आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आ गए। पेप्सी कोला, कोका कोला, कोलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाइगी, सैंडोज, बाटा, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई, लोटो, कोल्ट, ये सब विदेशी घुस पड़े इस देश में और हमारी सरकारों ने दरवाजे खोल दिए उनके लिए। आ जाओ, आ जाओ, लूटो इस देश को, लूटो। 1942 में कहा हमने विदेशियों को क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अब 2009 में कह रहे हैं वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। जिनको भगाया था उन्हीं को बुला रहे।
अंतर बस इतना ही है कि भगाने वालों में ऊधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, झांसी की रानी, इन्होंने भगाया था अंग्रेजों को। बुलाने वालों में मनमोहन सिंह, शरद यादव, शरद पवार, फिर हमारे अमर सिंह, फिर ये सिंह और वो सिंह। अंतर इतना ही है, भगत सिंह, मनमोहन सिंह, इतना ही अंतर है। कोई मुझे जब पूछता है ना आजादी के 60 साल में देश ने क्या खोया क्या पाया, तो मैं एक वाक्य में कहता हूं इसको, आप मेरे दिल का दर्द समझ लेना, इस पे हंसना नहीं। आजादी के 50 साल में इस देश ने क्या खोया क्या पाया? हमने भगत सिंह को खोया, ऊधम सिंह को खोया, चंद्रशेखर आजाद को खोया और हमने अमर सिंह को पाया। ये है 50 साल की यात्रा। अब अमर सिंह नाम नहीं है, प्रतीक है, और वो प्रतीक है इस देश में हर उस बात का जिसको आप खराब से खराब शब्दों में कहना चाहें तो कह लीजिए। ये है आजादी के 50 साल। इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं फिर से भगत सिंह हो, फिर से ऊधम सिंह हो, फिर से चंद्रशेखर हो, फिर से तात्या टोपे हो सकते हैं हमारे संकल्पों से, परिस्थितियों में से। हमको ये लोग नहीं चाहिए जो आज हमारे राजनीतिक शिखर पर बैठे हुए। इनमें तो किसी में ना कोई शऊर है, ना कोई काम करने की क्षमता है, अकल भी नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में समझ भी नहीं है। आप देखो ना हमारे देश में कैसे कैसे लोग मंत्रालय में बैठते हैं। जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर। जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर। जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर। कभी हल नहीं चलाया इस देश के खेत में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कभी चरखा भी नहीं चलाया, सूत भी नहीं काता, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर। और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, आपको बिना नाम लिए कहता हूं, इस देश में कुछ प्रेसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, प्रेसिडेंट हो गए। आप क्या करेंगे? आपके नगर में अगर मैं आऊं ये कहने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन कल को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तो आप ही मेरे गले में मालाएं डालोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। तब क्या कर लोगे आप? राज्यपाल बन के आ गया तब क्या कर लोगे? वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गया तो क्या कर लोगे? मतलब बहुत साफ है, व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में। यही इस देश की सबसे बड़ी कमनसीबी है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ आर्थिक रूप से ही देश को समृद्धशाली नहीं देखना चाहते, इस देश की दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहते हैं। एजुकेशन हम बदलना चाहते हैं, शिक्षा बदलना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में आज ऐसी है जो पैसे पर बिकती है। पैसे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ सपना देख सकते हैं। हमारा भारत दुनिया में अकेला एक ऐसा देश रहा है जहां शिक्षा को कभी पैसे से नहीं जोड़ा गया। शिक्षा हमेशा से इस देश में निःशुल्क रही। अगर शिक्षा पैसे से जुड़ती तो सुदामा कभी श्री कृष्ण के साथ पढ़ नहीं सकते थे गुरुकुल में, क्योंकि सुदामा के पास तो कुछ नहीं था, श्री कृष्ण के पास तो सब कुछ था। श्री कृष्ण करोड़पति थे, सुदामा रोडपति थे, फिर भी दोनों एक ही क्लास में एक ही जगह बैठकर एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, क्योंकि शिक्षा पैसे से बिकती नहीं थी। जिस देश में शिक्षा कभी बिकाऊ न रही हो
उस देश में आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन चुकी है। हमें ये बदलना है, ये ठीक नहीं। ज्ञानी व्यक्ति गरीबों के घर में भी पैदा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अमीरों के ही घर में है, तो वो वंचित रह जाएं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। हिंदुस्तान में हर ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास पैसे नहीं, उसके भी बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का उतना ही अधिकार है जितना किसी करोड़पति के बच्चे को। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं इस देश में। आप बोलेंगे आएगी कहां से? बहुत आसान है, हिंदुस्तान के बजट को उल्टा कर दो, आ जाएगी। अभी जो नेताओं पे खर्चे हो रहे हैं ना, ये खर्चे नेताओं के घटा के शिक्षा पे करने लगो, व्यवस्था हो जाएगी। राष्ट्रपति का 1 साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है। क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति पे? प्रधानमंत्री का खर्चा 1 साल का 25 करोड़ का है, उप प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट हो जाए तो 22 करोड़ का है, सारे मंत्रियों का 850 करोड़ का है, मुख्यमंत्री और राज्यपालों का मिला दिया जाए तो 77,000 करोड़ का है, और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ का है। ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए? जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को, और राष्ट्रपति पर एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्राइम क्या होगा? क्यों होना चाहिए इतना खर्चा? जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता? इस देश के लोगों की उंगली पकड़कर आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अगर झोपड़ी में रहकर आजादी दिला देता है तो आजादी के बाद के नेता झोपड़ियों में क्यों नहीं रह सकते? क्यों इतना खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर? और हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे अगर म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने चाहिए म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में? उनके बच्चे अमेरिका और यूरोप में क्यों जाने चाहिए? हमारा इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में होता है तो मंत्रियों का इलाज क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में? वो क्यों एम्स में भर्ती होते हैं? उनके कोई विशेष अधिकार हैं इसलिए ना, हम तो विशेष अधिकार खत्म करना चाहते हैं। आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए, अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में क्यों नहीं हो सकता? साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? उनको जेड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है। तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए? घर में बैठो। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? घर बैठो ना, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। हमारे यहां तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की? कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए? क्यों जिंदा रखना? आप बताओ ना, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान आपकी रक्षा करेगा। और जो जिंदगी भर बिगाड़ा है तो आपको जिंदा क्यों रहने दिया जाए? क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए आपको इस व्यवस्था में? तो ये फालतू के खर्चे जो नेताओं पर हो रहे हैं, यही खर्चे को खत्म करके हम शिक्षा में खर्चा करने लगे तो हर गरीब आदमी का बच्चा बिना एक पैसा दिए पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, आईएएस, आईपीएस बन सकता है। थोड़ा सा चेंज करना है सिस्टम। हमारा मानना है कि सारे सांसद, सारे विधायक वैसे ही साधारण तरीके से रहें जैसे इस देश का आम आदमी रहता है, क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि हैं। वो करोड़पतियों के प्रतिनिधि नहीं है, वो आम आदमी के प्रतिनिधि है, गरीब आदमी के प्रतिनिधि।
तो हम ये परिवर्तन चाहते हैं और हमारे ये सारे के सारे उद्देश्य एक ही बात को कहते हैं कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता में नहीं। सत्ता में कांग्रेस रहे या बीजेपी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए। और वैसे भी ये सिस्टम जो चल रहा है ये कॉलोनियल है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको मालूम है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था टीबी मैकॉले की बनाई हुई ड्राफ्टिंग पे चलती है। और टीबी मैकॉले ने 1840 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। अब आजादी के इतने साल के बाद हम क्यों ढोएं उसको? खत्म करो उसको, नया ड्राफ्ट बनाओ, नया पाठ्यक्रम बनाओ, नया अभ्यासक्रम तैयार करो। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी पे चलती है। ये तीनों अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, 1860 के। अब 1860 का आईपीसी 2009 में क्यों चलेगा और क्यों चलना चाहिए? अंग्रेजों ने कभी इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1860 में, अब वो 2009 में क्यों चलना चाहिए? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया 1860 में, अब वो क्यों चलना चाहिए 2009 में? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1890 में, अभी क्यों चलेगा वो? ये सब कानून तो अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए और भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए। ये सब कानून आजादी के बाद क्यों चलने चाहिए? खत्म हो जाने चाहिए। 1947 में इनको खत्म होना चाहिए था, नहीं हुए क्योंकि नहीं किए गए। क्योंकि इस देश में हुआ इतना ही कि गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता भी नहीं आई, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों की एक फौज तैयार कर दी थी जिनके हाथों में वो सत्ता सौंप कर गए। विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा और क्लेमेंट आर एटली ने उसको एंडोर्स किया। विंस्टन चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है, सत्ता का हस्तांतरण करना है और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हों, शरीर से भले हिंदुस्तानी हो। तो पूछ रहा है क्लेमेंट आर एटली कि ये तो आपने धर्म संकट खड़ा कर दिया, आजादी देनी नहीं, स्वतंत्रता देनी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण करना और हस्तांतरण भी ऐसे लोगों के हाथ में जो आत्मा से अंग्रेज हो। तो बता तो दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज है? तो विंस्टन चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, वो सब आत्मा से अंग्रेज हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में दो। और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत में। एटली कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमको कोई परवाह नहीं है, सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज हैं, शरीर से भारतीय हैं, तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल। और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर हम भारत को चलाएंगे। माने भारत आजाद होगा ही नहीं, स्वतंत्रता कभी आएगी ही नहीं। और वही हुआ। जब अंग्रेजियत की आत्मा वाले लोग आकर बैठ गए ना, तो बहस होना शुरू हो गई इस देश की संसद में। पता है बहस किस बात पर हुई? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भाषा रखनी चाहिए कि नहीं। अब इस पर बहस क्या? आप बताओ दुनिया के किस देश ने गुलामी के खत्म होने के बाद गुलामी की भाषा को अपने यहां जिंदा रखा? चाइना गुलाम हुआ अंग्रेजों का, आपको मालूम है, ओपियम ट्रेड वॉर में। लेकिन आजाद होते ही उन्होंने अंग्रेजी को हटा दिया, चाइनीज ही रही पूरे चाइना। जापान पे कभी अंग्रेजों का कब्जा हुआ, आजादी के बाद जापान के लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दिया, नफरत हो गई उनको अंग्रेजी से। और आज हैसियत यह है कि जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता नहीं, राष्ट्रपति भी अंग्रेजी जानता नहीं, और सारी दुनिया में व्यापार करते हैं। जर्मनी के लोगों ने अंग्रेजी को जड़मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी को जड़मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से। और तो और इजिप्ट जैसे देशों ने आजादी के बाद अंग्रेजी को जड़मूल से खत्म कर दिया। हर देश का इतिहास पढ़ो तो एक ही बात समझ में आती है कि किसी देश ने पराई भाषा को, विदेशी भाषा को अपने यहां राज्य भाषा नहीं बनाया, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। हम हिंदुस्तानियों ने किया ये काम। शर्म आती है मुझे। संविधान में ये एक धारा डाल दी गई
कि 10 साल तक अंग्रेजी में काम होगा, फिर बदल दी जाएगी, और वो 10-10 साल करके 2009 आ गया, अभी तक अंग्रेजी बदली नहीं जा रही है।